जब भी हम बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर की, तो आंखों के सामने आता है चेहरा एक गंभीर मुद्रा वाली ऐसी टीचर का, जो बच्चों को डांट रही है, बच्चों के सामने बड़े ही खतरनाक मोड में है। लेकिन जब हम बात करते हैं योगिता जी टाक की, तो फिर वो छवि कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। इतना प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा एक टीचर का है। साथ ही साथ जब ये गाती हैं तो मानो एक समा ही बन जाता है। तो आज बहुत सारी बातें शेयर करेंगे योगिता जी से, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। तो योगिता जी, सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी बातें आपसे करने का मन कर रहा है योगिता जी। जब मुझे ये लगता है कि एक बच्ची घर में जन्म लेती है तो माँ बाप के सामने मतलब एक अलग ही दुनिया आ जाती है। एक नन्ही सी चहकती हुई सी बच्ची, तो ऐसा ही प्यारा बचपन। बिल्कुल, बहुत प्यारा बचपन रहा है मेरा। मैं अपने पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड रही जी हूँ। जी। तो मुझे तो मेरे पापा ने उनको ऐसे रखा है, मुझे बहुत बहुत फूलों की तरह। कभी मुझे महसूस ही नहीं दिया कि ये लड़की है तो उसके लिए ऐसा नहीं करना है या वैसा नहीं करना है। मुझे वो सब कुछ दिया जो एक लड़कों को मिलना चाहिए। कभी मुझे ये नहीं कहा कि आपको ये करना चाहिए, आप लड़की हो तो आपको ऐसा रहना चाहिए। आप ऐसे हो जैसे कि अपने मारवाड़ी कल्चर में होता ही मोस्टली। आई आल्सो बिलोंग टू मारवाड़ी कल्चर। जी जी। तो ये सब मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ मुझे कि मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कभी रियलाइज नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। हर फैसिलिटी हर फैसिलिटीज मिली मुझे, हर फैसिलिटीज मिली। इवन मुझे जरूरत से ज्यादा ही कुछ फैसिलिटीज मिली थी। बिल्कुल, जो एक घर की एक लाडली बेटिया होती है बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती है पेरेंट्स बहुत की। ज्यादा, हाँ। तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन? मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। और सिर्फ एक टीचर बन गई। लेकिन आप सोचिए ना कि आप जब टीचर बन गई तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को तैयार कर रही हैं जो डॉक्टर बन सकते बिल्कुल, हैं। एग्जैक्टली। ना आपके अभी भी बहुत सारे काफी स्टूडेंट्स बने बहुत होंगे। स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। वो कभी मिलते हैं मुझे, जैसे अचानक से कभी कहीं मिल जाते हैं, मान लो मॉल में कहीं पर भी मिलते हैं, तो मुझे जी मेरे जी। पैर छूते हैं तो मैं तो उनको पहचान नहीं पाती हूँ, रिकग्नाइज नहीं कर पाते हम स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा। लेकिन बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स को हमेशा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। बहुत सालों बाद भी याद रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो जब मिलते हैं तो पैर छूते हैं और जब बताते हैं कि हम इस पोस्ट पे, मैम आपने पहचाना कि हमको, हम उस स्कूल में थे, आप ये वो, हाँ। तब तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि चलो ठीक है। तो बचपन में शरारतें भी बहुत थी और पढ़ाई भी थी बिल्कुल आपकी? बिल्कुल, दोनों थी, दोनों थी, दोनों थी। और दोनों में एक नंबर? दोनों में एक नंबर थे। तो फिर मार पिटाई भी होती थी पेरेंट्स से? नहीं, मार पड़े तो नहीं होते थे। हमारा उस वक्त क्या ऐसा माहौल था ना कि हम पेरेंट्स की आंखों से डर जाते थे कि जैसे पापा का आने का टाइम हो गया ऑफिस से, हाँ हाँ। 4 o'clock पापा का आने का टाइम होता था, तो हम लोग क्या करते थे, दोपहर में हम स्कूल से आने के बाद दोपहर में खेलना कूदना सब करते थे। 4 o'clock एग्जैक्ट, मतलब जैसे कि 3:45 हुआ नहीं। हाँ। और हम घर पे पहुंचे नहीं, फटाफट से हैंड वॉश किया अपना, हाँ। वॉशरूम जाके आ गए और अपने फ्रेश हो गए और जाके फिर बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। हम चार भाई बहन थे, फर्स्ट नंबर की मैं ही थी। तो हम लोग चारों के चारों चुपचाप बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। पापा को लगता था कि अरे वाह, मेरे बच्चे कितने अच्छे, कितने अच्छे। क्या आगे लेकिन पढ़ते थे। एक मजेदार बात ये भी है ना कि हमें तब पेरेंट्स का डर भी था, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। है ना? हाँ, बहुत डर था। आजकल अभी मतलब जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये डर गायब हो गया। हाँ। जब पेरेंट्स फ्रेंड्स बन गए तो ये डर तो गायब हो गया। हाँ बिल्कुल। नहीं, उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स थे मेरे, हाँ। लेकिन फिर भी डर था। डर डर की था। जगह डर था एक। तो अनुशासन था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी फैसिलिटीज दे रखी थी हर तरीके की। रोज शाम को इवनिंग में, मतलब हम लोग छत पे अपने टेरेस पे सबको इकट्ठा करके, कॉलोनीज वाले, हम कॉलोनी में रहते थे एक, तो कॉलोनी के सारे जो बच्चे इकट्ठे होके डांस करना टेप रिकॉर्डर पे, और पापा जज करते थे कौन कितना अच्छा डांस कर रहा है। उनको मतलब बहुत इंटरेस्ट भी था इन सब चीजों में, कल्चर आपकी सब एक्टिविटीज में बिल्कुल mix होते बिल्कुल। थे। हाँ, तो फिर बी फ्रैंक थे हम पापा के साथ में। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पापा से कुछ छुपाना है, कुछ जी। करना है। उस टाइम में भी मैंने, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, सैनिटरी नैपकिन के बारे में मेरे पापा ने बताया था मुझे। क्या बात करें। बिल्कुल, इतने फ्रैंक थे। मतलब हम लोग में, मेरे पापा और मेरे बीच में इतना कोई वो नहीं था। हर एक चीज उन्होंने मुझे समझाई, हर एक चीज उन्होंने मुझे बताई। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे मेरे फादर ही थे, मम्मी ओनली 6th पास थी, दैट्स वाई। तो पापा ने उस वक्त 11th किया हुआ था, साइंस मैथ्स में वो भी, तो काफी फर्क पड़ता। तो उन्होंने मुझे हर चीज के लिए गाइड किया। वो बहुत ब्रॉड सोच बहुत थी ब्रॉड उनकी। ब्रॉड सोच थी, बहुत और ज्यादा। शायद उन्हीं की ब्रॉड सोच के कारण हम भी इतने हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ पाए। बिल्कुल। लेकिन हमने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की कि वो हमारे फ्रेंड है तो हम उनकी आंख से नहीं डर रहे हैं, उनसे कुछ हमें डर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। ये भी नहीं था। डर 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 की जगह पे डर भी था थोड़ा बहुत। डिसिप्लिन लाइफ थी काफी, और ये सब भी था कि हम पापा से खुल के बात कर सकते हैं।
अपने मन लेकिन मन। पापा तो सोच रहे थे कि आप डॉक्टर बने, आप क्या सोच रहे थे? मैं सिर्फ गो विथ फ्लो चल रही थी अपने ही धुन में। उस वक्त भी बहुत मस्ती करती थी हाँ। और एंजॉय करती थी लाइफ को। बस यही था, कल्चर एक्टिविटी में काफी पार्ट लेते थे हम लोग, तो बस वही वही ध्यान था, स्पोर्ट्स लेकिन में और इन सब में। टीचर बनना कहीं नहीं सोचा टीचर था? बनना भी नहीं सोचा मैंने, बस वो तो गो विथ फ्लो ऐसे ही, मतलब जैसे बड़े हुए तो अपना बीएड कर लिया और ये सब हो गया, ऑटोमेटिकली बस सब कुछ होता गया बस। मस्ती मस्ती में ये मस्ती होता मस्ती में गया। सब कुछ होता गया। बिल्कुल। तो आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत आगे थे, तो हाँ। थिएटर वहां से शुरू हुआ या थोड़ा बाद में आया लाइफ में? नहीं, वो सब तो हाँ लगभग लगभग खून में ही था। थोड़ा बहुत तो पापा मम्मी करते ही थे। अच्छा। कॉलोनी के हर प्रोग्राम में, एक्टिविटी में हाँ। पार्ट लेना करना तो हमको आगे करते थे हमेशा। अच्छा। कि नहीं, आपको तो लेना ही है पार्ट, भले ही हम कैसे भी करें, हम ढंग से करें या नहीं करें। उस वक्त क्या होता था कि ड्रेसेस वगैरह सब, ज्वेलरी वगैरह सब रेंट पे आते थे पापा, बिल्कुल। फादर। हाँ। तो वो ड्रेसेस लाना करना, कितना सारा बर्डन लेते थे वो, कि ताकि मेरे बच्चा इस कल्चर एक्टिविटी के पीछे नहीं रहे। और तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप, बहुत कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप हुआ था मेरा। बिल्कुल। तो उन्होंने इतना सब कुछ ध्यान रखा इन सब चीजों का, और हम करते गए, जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया हम लोग करते गए साथ में कल्चर एक्टिविटी भी। तो और अब मैं सीधा जंप करके बात करते हैं, अब आप कैसे पेरेंट हैं? हाँ, आपके पेरेंट तो बहुत अच्छे थे, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहे, लेकिन हालांकि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चल रहा, लेकिन बड़े बड़े बच्चों की मम्मी हैं, तो हाँ। आप कैसे पेरेंट है, पहले वो बात शुरू करते आई हैं। हैव ओनली वन सन, तो एक ही बेटा है मेरा। हाँ। तो वो 26 साल का है वो, लेकिन मैंने उसके साथ शायद स्टडी के मामले में एज अ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ, बस बहुत स्टडी के मामले में। हाँ, कल्चर एक्टिविटी में और डिसिप्लिन में तो वो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बहुत रखी है मैंने स्टडी को लेके, क्योंकि फादर ने तो इतना इनिशिएटिव नहीं लिया, ना ही वो तो ऑफिस वर्क से हाँ। नहीं होते थे। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसकी तरफ मैं ध्यान दूँ पूरा। तो अपने ट्यूशंस के बच्चों के साथ में उसकी तरफ ध्यान देना, ये स्टडी की तरफ, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी इन मामलों में। तो अब स्ट्रिक्टनेस को रखते हैं लेकिन- थोड़ा साइड में। एक बात जो मुझे याद आ रही है कि जैसे आप जब पढ़ाई कर रही होंगी, तब थिएटर, कल्चरल एक्टिविटीज और ये सब कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। बिल्कुल, सिंगिंग भी। बिल्कुल, सिंग, बस वहीं वहीं पर मैं आपको लेकर आ रही थी कि सिंगिंग भी वहीं से शुरू हो गई थी या बाद में आई? नहीं, वहीं से शुरू वहीं हुई से singing शुरू भी, थी। हाँ जी। मैं कोविड में थी, तो मैं बॉयज हाँ। गर्ल्स साथ में मिलके गाना गाते थे हम लोग। रिहर्सल पे जाते थे रोज डेली, किसी घर पे जाना, कहीं पे रिहर्सल पे जाना और मस्ती करना खूब, और बाहर चाय कॉफी पीना, ये सब तो मस्ती। स्कूल कॉलेज में भी स्कूल कॉलेज अपॉर्चुनिटीज में मिलती थी बिल्कुल बिल्कुल गाने की, बिल्कुल और तब भी आप एकदम छा जाती थी? बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स को तो इंटरेस्ट था ना इन सब Interest चीजों में, था। तो पेरेंट्स तो बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं नहीं जाओ करो। कभी इस चीज के लिए मना नहीं किया उन्होंने। हाँ। कि आपको यहाँ नहीं जाना है या आप ऐसा नहीं करना। हाँ, लेकिन एक नियम था कि इवनिंग से पहले पहले आपको घर पहुंचना घर है आना है। आपको। और जिस दिन हमने पिकनिक पे कभी लेट कर दिया, इवनिंग से पहले हम बहुत लेट हो गए, एक इंसिडेंट भी है इस पे। जी, तो बताइए। तो उस पे हमारी बस धुनाई हो जाती थी। प्लीज प्लीज बताइए। मेरे पापा मुझे काफी कोऑपरेट करते थे हर हाँ। चीज के लिए। उस वक्त फोन तो थे नहीं, हम रहते थे कॉलोनी में। तो एक पिकनिक थी हमारी कोएड में, मतलब जहाँ बॉयज भी थे गर्ल्स भी थे, सभी लोग थे हम लोग। तो हमारी क्या बस खराब हो गई थी। अब कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ था नहीं उस वक्त हमारे पास कि हम फोन कर दें पेरेंट्स को कि भाई हमारी बस खराब हो गई तो हम लेट आएंगे। हम बहुत देर हो गया, रात को 8 या 7 बज गई थी, अंधेरा हो चुका था। अब घबराहट तो थी अंदर कि मम्मी क्या कहेगी, पापा को क्या बोलेंगे, वो सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारे बच्चा आए क्यों नहीं, और ये सब बहुत कुछ था मन में चल रहा था। लेकिन मुझे पापा से ज्यादा तो मम्मी से डर लगता था बहुत ज्यादा। अच्छा, पापा फ्रेंड थे, पापा मम्मी से बिल्कुल डर फ्रेंड लगता थे। था। हाँ, तो पापा ने क्या किया उस दिन, पापा को लग रहा था मम्मी का तो प्रेशर काफी हाई हो रहा है, काफी वो हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, ये हो रहा है। तो पापा पहले से कॉलोनी के गेट के बाहर आके खड़े हो गए मेरे लिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे, जैसे ही बस आई हमारी और हम लोग उतरे, तो मैंने पापा को सब बात बताई कि ये हो गया आज तो बहुत लेट हो गया हमारा। तो मम्मी तो गुस्सा कर रही होगी। तो उन्होंने बोला हाँ मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब आज तो बहुत चप्पल लेके खड़ी हुई है। और उन्होंने मतलब इतने प्यार से मतलब मुझे वो किया कि तो कोई बातें चिंता नहीं करना, मैंने पिछला गेट खोल रखा है, पिछले गेट से एंटर कर लेना। उन्होंने मतलब पहले मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया उस चीज के लिए। तो फिर मुझे थोड़ा सा उतना फिक्र नहीं हुई। सोचिए कितनी प्रैक्टिकल पेरेंटिंग थी, जो आज शायद बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के भी हम इन पेरेंटिंग के फॉर्मूलों को नहीं जान पाते। लेकिन उन्होंने सहज में आपको इतना नॉर्मल कर दिया कि वो जो डर अंदर जो घर में जाने से हो रहा था, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो आजकल ये चीज मिसिंग है कि एक जना डांट रहा है तो दूसरा उसको बचा भी रहा है। तो ये सब पता है, ये पेरेंटिंग सीखनी चाहिए हमें भी।
बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैंने अपने सर्विस क्लास होने की वजह से ये शायद मिस कर दिया मैंने, शायद कहीं ना कहीं, कि मैं खुद सर्विस क्लास थी, हस्बैंड भी सर्विस क्लास थे, तो हम दोनों ने शायद ये सब चीज मिस कर दी। हाँ, लेकिन फिर भी जो आपने सीखा है वही आपने अपनी नेक्स्ट बिल्कुल जनरेशन को बिल्कुल, वो देने की दिया ही है, कोशिश वो करी दिया है। ही, कोशिश पूरी की है, पूरे एज ए फ्रेंडली मैंने उसको हर तरीके से छूट दी है, हर तरीके की उसको आज़ादी है। इवन अभी भी वो अपने हिसाब से ही, अपने तरीके से ही जॉब कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके जॉब करे कि जो मिल जाए ठीक है, चलो अर्निंग करनी है, हमको पैसे कमाने हैं, हाँ। तो मैं ये एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। नहीं। नहीं, वो नहीं है। तो अब पढ़ाई करते करते सब एक्टिविटीज में भी आगे, कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम हाई, सिंगिंग चल रही है, थिएटर चल रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज चल रही है। दिलीप जी कब एंटर हुए? हाँ, दिलीप जी का दिलीप जी की एंट्री मेरी मम्मी ने करवाई जबरदस्ती। क्या बात है। वो भी ब्लैकमेलिंग करके। अरे अरे। एक्चुअली क्या है ना कि मैं शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, ना मेरे फादर इंटरेस्टेड थे, ना मैं थी। अच्छा। हाँ, तो हम फिर? दोनों को शादी से इतना वो था नहीं कि उन्होंने भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी की जल्दी से शादी हो जाए। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही था, एमए प्रीवियस का फॉर्म भरा ही था, और मम्मी को लगा नहीं शादी करनी है इसकी, तो शादी करनी कितनी है। एज थी? उस वक्त 21 हो गई मेरे ख्याल से, 21-22 थी शायद, मेरे ख्याल से 21 होगी शायद। 21। हाँ, आई थिंक सो। तो हमारी कास्ट में क्या जल्दी शादी कर देते सबकी, जी। तो मम्मी को थोड़ा ज़्यादा था कि नहीं नहीं शादी करनी, शादी करनी। जो भी लड़के आते थे मेरे देखने के लिए, तो मैं उनको उल्टा सीधा जवाब दे देती हमेशा। मुझे याद है फर्स्ट मुझे देखने के लिए आया था, एक डॉक्टर देखने आया था मुझे। जी। तो वो डॉक्टर जब उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला मैं अपनी हॉबीज किसी को नहीं बताती हूँ। क्यों? ऐसे मतलब इसको ऐसे इग्नोर किया, इतना एटीट्यूड था, मतलब इतना एटीट्यूड दिखाया मैंने उसको। और अगर आज वो ये देख रहे होंगे तो तो उसको लगेगा आई मिस्ड। आई मिस, वो खुद बोलेंगे वैसे जी जी जी। कि इतनी चुपचाप मैंने मिस कर दी। बिल्कुल। वो ऐसा कुछ हुआ था, तो मम्मी ने के कहने पे मैंने दिलीप जी से शादी करी थी। दिलीप जी हालांकि मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन मम्मी ने उस वक्त इतना, वो मुझे 2-3 लड़कों के बाद मम्मी को लगा कि ये तो हाथ से निकल जाएगी, अरे लगता नहीं कि शादी कर पाएगी ये। तो मम्मी ने पापा को और मुझे ना किसी तरीके से इमोशनली कर लिया, और कन्विंस कर लिया इमोशनली। तो हमने उनकी बात मान ली। मैंने कहा जिस लड़के से आप शादी करवाओगे मैं कर लूंगी। वैसे मम्मियाँ एक्सपर्ट होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे भी करके आपको पूरा का पूरा ब्रेन वॉश करके भी, इमोशनली ब्लैकमेल करके भी कन्विंस कर देते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सही था, एक तरह से देखा जाए तो। अब रियलाइज होता है कि उनका डिसीजन बिल्कुल उस वक्त सही था। सही था, लेकिन उस समय शायद हमें समझ नहीं आती। बिल्कुल, शादी तक तो मैंने अपना ऐसा मुंह फुला रखा था, शादी में मुझे कोई खुशी नहीं थी बिल्कुल भी कि मेरी शादी हो रही है। या सबसे पहले सारे ग्रुप में सबसे पहले शादी मेरी थी। अच्छा। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मेरी शादी सबसे पहले हो रही है, और ये वो कुछ भी पता नहीं था कि शादी में क्या होता है। और ऐसे जबरदस्ती जैसे बैठते ना बस शादी में, बस वो करनी वो सब था, बस करनी थी बस शादी पर। फिर ससुराल में प्यार मिला? हाँ नहीं, ससुराल में काफी अप एंड डाउन आए भी थे, वो आते वो क्योंकि यहाँ मैं वहाँ फ्री माइंडेड रहने वाली हूँ, और यहाँ आके थोड़ा औरतों सब लोग साड़ी पहनो, ये करो, ऐसे करो। मैंने इवन नोज पिन भी कभी लाइफ में नहीं पहनी थी। नोज पिन मैंने आफ्टर मैरिज ही पहनी थी। तो ये सब पहनना करना तो मुझे बहुत थोड़ा डिप्रेशन में जाना, और ऑकवर्ड, बहुत ऑकवर्ड भी लगा था मुझे। कैसे एडजस्ट होते? फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट किया। हस्बैंड ने भी समझाया कि नहीं ये सब तो, फिर मम्मी पेरेंट्स ने उस वक्त भी काफी सपोर्ट किया कि ये सब तो होता ही। भाई बहन ने भी समझाया, हालांकि मैं सबसे बड़ी थी, फिर भी मेरे छोटे भाइयों ने मुझे बताया नहीं दीदी चलेगा, सब हो जाएगा, सब मैनेज कर लोगे आप, तो सब मैनेज कर लोगे। उनको आप पे कॉन्फिडेंस था? बिल्कुल हाँ, कि आप कर लेंगे मैं मैनेज। तो दिलीप जी भी पूरा सपोर्ट करते? हाँ, दिलीप जी ने भी सपोर्ट किया था। फिर मैं शादी के तुरंत बाद ही मैंने वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी, टीचिंग प्रोफेशन में आ गई थी, प्राइवेट जॉब में। तो मुझे वही सब मतलब ध्यान ही रहता था, मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में इतना बिजी थी, स्कूल से घर से स्कूल, कब कहाँ क्या हो रहा है, इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। तो सब कुछ सेट हो गया था। लेकिन यहाँ तक की जो भी सारी जर्नी रही ना, वो खुद की थी। फिर सिंगिंग को कैसे आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए, और सोशल एक्टिविस्ट कैसे बने? क्योंकि बहुत सारे मैंने आपके प्रोफाइल देखा है, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो भी करती हूँ, तो बहुत सारे जो चैरिटी इवेंट्स आप करते हैं, सिंगिंग के माध्यम से भी करते हैं, और दूसरी तरह से भी आप बहुत सारे एनजीओस के साथ भी जुड़े हैं, क्लब्स के साथ भी जुड़े हैं, और इतने सारे चैरिटी इवेंट्स के साथ भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखो, एक टीचर है ना, सिर्फ वो टीचर का काम ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहा है वो बस, उसको अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, ऑटोमेटिकली वो उस टीचर के अंदर इतनी सारी वो आ जाती है एबिलिटीज वगैरह, इतना क्रिएटिव हो जाती है वो, कि उसको ये नहीं रहता कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो गो विथ फ्लो, सब ऑटोमेटिकली होता जाता है।
जुड़ता जाता है इंसान, कभी ये सीखा, कभी वो किया, कभी प्ले, जैसे बच्चों को हम तैयार कराते हैं प्ले वगैरह, जी। तो ऑटोमेटिकली हम भी थिएटर आर्टिस्ट ही बन गए एक तरह से देखा जाए तो हमने भी कर लिया सब कुछ। तो उस वक्त कुछ ज्ञानी लोग मिल गए हमको भी, गुणी लोग साथ में। अब थिएटर का जिक्र चला है तो थिएटर कैसे, मतलब इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन हाँ। थोड़ा प्रोफेशनली उसको कैसे आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया? एक्चुअली क्या, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उस फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया किसी डायरेक्टर से कि ये सर है जो उनको एक किरदार की जरूरत है, तो आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, हम तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो फिर बस वहीं से शुरू हो गया सिलसिला। तो एक बार ज्वाइन किया, फिर एक करते करते हम मैंने 5-6 नाटक कर डाले। बेस्ट प्ले कौन सा लगता है? बेस्ट प्ले मेरा ओ नॉट अगेन, ओ नॉट अगेन, हाँ, ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए। उसका जो एक्सपीरियंस था वो सबसे डिफरेंट था बिल्कुल ही। एक नोटी सी लेडी को वहाँ पे दिखाया गया था। हाँ। वो नोटी सी लेडी मैं थी, मतलब स्टूपिड सी, फुलिश सी, वो कहते हैं झल्ली टाइप की लेडी। हाँ। तो वो मैं थी वहाँ वो पे। आप थे। हाँ, मस्ती वाली और थोड़े झल्ली टाइप की लेडी थी और काफी मस्ती वाली थी, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरे हस्बैंड को और मेरे जो फ्रेंड्स हैं साथी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो देखने भी आए बकायदा सब लोग, तो उनमें से उत्तम मजाली जी भी थे। तो अब सिंगिंग पर आते हैं। तो सिंगिंग क्योंकि शौक तो है ही, लेकिन मैंने आपको गाते हुए भी सुना है और एक चीज महसूस की कि जब भी आप गाने आते हैं ना, तो स्टेज इज योर्स, द एंटायर जेंट्री एंड एंटायर ऑडिटोरियम बिलोंग्स टू यू। फिर आप ब्लैंक हो जाते हो और कुछ नहीं सोचते, हमें सिर्फ योगिता जी दिखाई देती है और उनका गाना सुनाई देता है। ये कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि मैं हर गाने को दिल से गाती हूँ, दिल से एकदम से झूम के अपने अंदर से, मतलब अंदर मग्न होके गाती हूँ एक तरह से। बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता कि ऑडियंस देख रहा है, ये कोई और देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं, मुझे तो बस इस गाना गाना है और भी अपने तरीके से गाना है। तो मैं उसी को ध्यान रख के गाती हूँ और बिना झूमे तो मैं गाना एक भी नहीं गा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद भी झूमती हैं, दूसरों को भी झूमती हैं। मेरे जैसे नॉन डांसर भी अगर आपके गाने के साथ पांव हिलाने को मजबूर हो जाते हैं तो फिर मैं उस गाने की अहमियत समझ सकती हूँ। और निश्चित तौर पे सिंगिंग डेफिनेटली हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और सिंगिंग स्टाइलिंग के साथ जब मिल जाती है ना तो फिर वो और इफेक्टिव हो जाती है। तो फिर स्टाइलिंग बात है। योगिता जी लेडी रॉकस्टार तो हैं, लेकिन एक स्टाइल आइकॉन भी है। अच्छा, थैंक यू। इंस्पिरेशन तो है डेफिनेटली। तो मेंटेन कैसे करते हैं अपने आप को, मतलब एक बेसिक रूटीन है कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं मॉर्निंग में जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करती हूँ हमेशा, डेली अर्ली मॉर्निंग जाके मैं ना अकेले खुद योगा करती हूँ। अच्छा। सर भी है हमारे साथ में, वो भी करते हैं कई बार, तो उनके साथ, उनके सानिध्य में रखे। वैसे मैं अकेले कर लेती हूँ, सूर्य नमस्कार और योगा वगैरह सब करती हूँ मॉर्निंग में उठ के। मॉर्निंग वॉक मेरे लिए मस्ट है, मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, मॉर्निंग वॉक तो मुझे करनी ही करनी है। मॉर्निंग वॉक के साथ योगा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर वही स्कूल जाने की तैयारी वगैरह से सब चलता ही। और इवनिंग वॉक भी, वो भी मिस नहीं करती हूँ मैं। okay. और खाने में क्या? खाने में मैं वन टाइम मील प्रेफर करती हूँ मैं। अच्छा। वन टाइम मील लेती हूँ। हाँ, मैं डिनर को ऐसे लेती हूँ जैसे एज अ ब्रेकफास्ट करते हैं ना हम लोग, वैसे डिनर करते हैं हम लोग। कभी हाँ पे बहुत लाइट, जैसे सब ब्रेकफास्ट में पोहे वगैरह खाते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट में दलिया, पोहे या फिर कॉर्न बॉईल करके खा लेती हूँ। ये सब मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब बहुत डिनर में यही रहता है मुझे। डिनर एज लाइक अ ब्रेकफास्ट मेरे लिए। तभी इतना मेंटेन रह पाते है ना? वही है। तो फिटनेस और स्टाइलिंग दोनों जरूरी है। तो आपकी ड्रेसेस की चॉइस भी हमेशा अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। खाने की चॉइस तो है ही, मतलब मुझे लगता है आज हम जैसे बीइंग फ्रॉम अ जैन फैमिली, हमारे अपने बेसिक प्रिंसिपल्स में जैसे है कि आप आफ्टर सनसेट नहीं खाइए। और आज मैंने देखा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं, डाइटिशियंस इस बात को रिकमेंड कर रहे हैं कि आफ्टर 6 o'clock खाना हमारे लिए नेसेसिटी नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी इसको अपना रखा है। मैं भी सनसेट के बाद कुछ नहीं खाती। हाँ, लेकिन मिल्क जरूर पीती हूँ, मेरे दूध पी के आते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट पीती हूँ रात को मैं। बाकी मैं जहां तक हो सकता है सनसेट से पहले सब खा लेती हूँ। तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। देखो, आप सोते हो उसके 4-5 घंटे पहले तो आपको खाना खा लेना चाहिए, जो भी खाते हो आप। मुझे जैनिज्म में ये जो बना रखा है नियम, वो बहुत ही अच्छा नियम है। देखो, हर धर्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही अच्छे होते हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए, उनको अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि धर्म में पॉजिटिविटी सिखाई गई है। हम कितना उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं वो एक अलग बात है। जरूरी नहीं कि हम उस धर्म को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण करिए, आप उसको अपने जीवन में उतारिए। तो अब तक जितनी आपकी जर्नी रही है,
आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप किया है उस जर्नी ने, तो ड्रीम्स तो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई डर लगता है कोई चीज से? हाँ, डर लगता है बहुत। क्या? मुझे दोस्तों से बिछड़ने का बहुत डर लगता है। अगर मेरी किसी से बात नहीं हो या कोई दोस्त अगर मुझसे नाराज हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुझे उन चीजों से बहुत डर लगता है। मैं लोगों को छोड़ते वक्त बहुत तकलीफ में होती हूँ, बहुत ज्यादा। लोग प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, लेकिन मैं शायद यहाँ इस मामले में प्रैक्टिकल लॉजिकल नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जब मुझे लोग छोड़ते हैं या मुझसे बात नहीं करना बंद कर देते हैं तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे इससे बहुत डर लगता है। आज की दुनिया में ये बहुत ज्यादा हो भी रहा है कि हम अपनों के साथ बने रहें, एक दूसरे के साथ बात करें। बिल्कुल। और मुश्किल यही है, और हमारे अपने शहर जोधपुर में तो थोड़ा कम, लेकिन बड़े शहरों में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कहीं अजनबियों के बीच में रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात करने की फुर्सत नहीं हाँ, है। लोनलीनेस ज्यादा लगती है यहाँ पर। और हम लकी हैं शायद कि हम जोधपुर में सिंगिंग के माध्यम से मिलते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स के माध्यम से मिलते हैं, बिल्कुल। तो अच्छे लोगों से मिलते हैं तो पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छा करने की एनर्जी भी आती है, इंस्पायर होते हैं। और लर्निंग तो इंसान की वैसे भी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझसे कोई कुछ सीख रहा है, हम लोग इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से, तो बहुत कुछ ये। आप पढ़ती भी हैं कुछ? अभी फिलहाल टीचर पढ़ना तो बंद हो गया है। बंद हो गया लेकिन पहले पढ़ते थे। मैं प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ती थी, बहुत उनकी स्टोरीज पढ़ती थी, क्योंकि हमारा जो टाइम हुआ करता था बचपन का, तो पढ़ना बहुत जरूरी हिस्सा था। लेकिन वही इस जब ये एक्चुअल में ना पढ़ना इसलिए बंद हो गया, मेरे आईसाइट वीक हो गई तो चश्मा लगाना पड़ता था, तो चश्मे पे इतना जोर देना करना, तो वो सब ऑटोमेटिकली धीरे कम होता गया। कम होते होते बंद हो गया फिर वो धीरे। अदरवाइज मैं नॉवेल वगैरह पढ़ती थी पहले, लेकिन अभी कहीं कम दिखाई देता है। आजकल के बच्चों में जो आपके भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ने की टेंडेंसी दिखाई देती है उनमें कि कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई। मोबाइल्स के चक्कर बहुत कम हो गई, और ये बहुत ही गलत बात है वैसे देखा है तो। इसका नेगेटिव पॉइंट है ये कि पढ़ना तो जरूरी है ही और पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल, पर वो सब कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की भी है कि हम बच्चों में धीरे धीरे पढ़ने की जो आदत है वो डेवलप करें। तो अब फिर से बात अपने फूड की जब कर रहे थे, तो एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई कि आप इतना सिंपल जो खाना खा रही हैं, और जब एक सिंपल जोधपुराइट की बात चलती है तो जोधपुर की दो चीजें फेमस है, एक तो खंडे और दूसरे खावन खंडे। और जोधपुर का व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैं बहुत सिंपल सा खाना खाता हूँ, तो ये बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। क्योंकि जोधपुर में जहाँ हर गली के कॉर्नर पर मिर्ची बड़े की दुकान है, नमकीन मिल जाएगा, भर गर्मी में भी हमें चाहिए कि गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा हो। बिल्कुल। सर्दियों में या 4 बूंद बारिश की टपक जाए तो बस खाना ही दिखता है। तो ऐसे में सबसे फेवरेट क्या है अगर बाहर जाके कहीं खाना हो, तो क्या चीज है जिसको बस वो चाहिए ही चाहिए? वैसे फेवरेट तो मैं स्वीट ज्यादा पसंद करती हूँ, नमकीन से ज्यादा। तो मुझे जलेबी बहुत पसंद है, और नमकीन में मैं खमन जरूर खाती हूँ। हाँ, खमन मुझे पसंद है। खमन गुजराती वाला टेस्ट, अपने जनता स्वीट उनका खमन बहुत अच्छा बिल्कुल। तो बाकी मिर्ची बड़े, कचौड़ी, ये सब तो नहीं खाती हूँ मैं। नहीं, वो मुझे सिर्फ अजमेर की ही अच्छी लगती है। नहीं, वो तो आपको देख के ही लग रहा है कि आप मिर्ची बड़ा कचौरी तो डेफिनेटली नहीं खाती होगी, क्योंकि ये फ्राइड फूड हमारे लिए ठीक है। तो कहीं घूमना भी पसंद करते हैं? हाँ, वैसे वे जहाँ पे पानी वाला एरिया हो वहाँ घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली तो मैं लॉन्ग ड्राइव ज्यादा पसंद करती हूँ। अकेले जब भी होती हूँ रात को एक चक्कर जरूर लगाती हूँ मैं रात को। मेरी आदत हो गई है, मतलब एक लॉन्ग ड्राइव मुझे चक्कर लगाना है, उसमें गाने चल रहे होंगे और कार में मैं अकेली बैठी होंगी और मैं ड्राइव कर रही होंगी। तो वो मुझे बहुत पसंद आता है, वो मुझे अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना। गाने कैसे होते हैं? गाने सभी तरह के हैं। उस वक्त थोड़ा स्लो होते हैं, स्लो एंड रोमांटिक सॉन्ग, क्योंकि वो नाइट का जो फील आता है ना गानों का, वो एकदम अलग सा होता है। तो कितना सुकून दे जाता है। कई बार बस रैंडमली हम ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं, बस गलियों में कोई मंजिल नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, बस मुझे वापस लौट के घर पे आना है बस, लेकिन मैं घूम रही हूँ बस। क्या सुकून। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो मेरा प्रीसियस टाइम होता है वो मेरे लिए। बिल्कुल। और सोचिए ना, अपना ये मी टाइम निकालना कितना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। हम दिन भर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अपना ये जो एक टाइम होता है ना, और स्पेशली एक महिला के लिए जो दिन भर घर की भी जिम्मेदारी संभाल रही है, बाहर की भी जिम्मेदारी संभाल रही है, तो अगर ये मी टाइम मिलता है तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। बिल्कुल।
वो नेक्स्ट डे के लिए अपना ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो जितने भी हमारे व्यूअर्स अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो स्पेशली महिलाओं को मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपना टाइम निकालिए। बिल्कुल भले ही दिन का 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 2 मिनट भी हो, बिल्कुल। लेकिन अपना एक सुकून का टाइम जरूर निकालना है। बिल्कुल। तभी देखिए एकदम पर्सनालिटी जो है हमारी वो खिल के आने लगती है। बिल्कुल। तो मतलब जब अब इस जर्नी को आगे कैसे देख पा रहे हैं आप? टीचर तो है ही, लेकिन फ्यूचर में हमेशा हमारे सामने कुछ एक मंजिल होती है कि हाँ ये तो और करना अभी बाकी है, यहाँ तक पहुंचना बाकी है, कुछ बकेट लिस्ट में अभी बाकी है ऐसा जो जहाँ करना तक है? मेरे ख्याल है वो तो वो नहीं है, मेरे बाकी तो भी कुछ हाँ। मैंने सब कुछ अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से जी, हाँ। बहुत अच्छे तरीके से जी है, और अपनी मनमानी भी फुल की है मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। इसमें काफी हस्बैंड ने भी कोऑपरेट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती हूँ। अरे वाह, मैं चाहती हूँ मेरी डॉटर इन लॉ जल्दी से आ जाए और मैं उसके साथ वो सारे शौक पूरे करूँ जो मैं एक बेटी को देना चाहती थी ना अपनी तरफ से। हाँ। कि मेरी बेटी ये कपड़े पहनेगी, ये करेगी, वैसे करेगी, या वो मेरे बाल ठीक करती है, या मेरे हाँ। मेकअप लगाएगी मुझे। तो मुझे मेरा ये ड्रीम है कि बस मेरी डॉटर इन लॉ आ जाए फटाफट से और वो मुझे मतलब मेरे साथ घूमे, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाए। बिल्कुल, आपकी ये बात आपके बेटे तक तो जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल। तो जल्दी ही आपकी ईश्वर ये मनोकामना पूरी करे और आपको इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही प्यारी संस्कारी बहू मिले, ये हम आमीन। दुआ करते हैं। बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज जो हम अपने गेस्ट के साथ शेयर करते हैं, हमारे लिए कुछ बेस्ट विशेस और या कोई भी पॉजिटिव थॉट जो आप शेयर करना चाहें अच्छा। आपके सिग्नेचर के साथ, तो वो आप, ये हमारी एक छोटी सी परंपरा है जो हम अपने हर गेस्ट के साथ निभाते हैं। मैं एक ही चीज लिखना चाहूंगी कि जिंदगी को सब खुल के जिए। क्या बात, क्या बात। ये सब सबको फॉलो करना चाहिए कि जिंदगी को सब खुल के जिए। खुल के That's जिए। it। और ये और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विशेष होती है ना, एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज बन जाती हैं, क्योंकि हम जिस पॉडकास्ट को लेके चल रहे हैं सिग्नेचर स्टाइल, सिग्नेचर बेसिकली, और हम यहाँ पर भी अपने हर गेस्ट से उनका सिग्नेचर लेते हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। आपका सिग्नेचर आपको डिपिक्ट करता है इस दुनिया के सामने, अपने खुद के सामने आप किस तरह का सिग्नेचर। कुछ लोगों का बड़ा बिखरा हुआ होता है, कुछ लोगों का बड़ा कॉम्पैक्ट होता है, कईयों का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, कईयों का बड़ा सिंपल सा होता है। तो इसीलिए हमारे लिए सबका सिग्नेचर जरूरी है। हालांकि हम ये अश्योर कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये सिग्नेचर सिर्फ हमारे लिए है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी शादी में भी एक डायरी इसी तरह से जितने गेस्ट आए थे ना उनके बीच में घुमाई थी। अच्छा। उन सब से एज एन कपल जो हम अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं ना, तो उन सबसे बेस्ट विशेस ली थी, और वो भी राइटिंग के रूप में। देखिए ओरली तो बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब ये आपके पास रह जाता है ना तो एक लाइफ का अहम दस्तावेज बन जाता है। ये देखिए मैंने आपके इसमें स्टार्स बनाए। क्या ये बात है। स्टार्स ये बताएंगे कि हमेशा आप इस स्टार की तरह चमकते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्टार्स है ना, ये हमारी लाइफ में हमेशा रहेंगे। और इतनी प्यारी बातें लिखी है ना कि बिल्कुल हम सच में खुल के जो जीना सीखते हैं ना अगर, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल। कई बार ऐसा नहीं लगता कि लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी और हमने शायद बहुत उलझा के रख दिया है, लेकिन खुलने लगते हैं तो आसान हो जाती है। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है डजंट मैटर, बस आप अपनी जिंदगी को खुल के जियो। बिल्कुल। और ये मैंने आपकी सिंगिंग में भी महसूस किया है। तो अब मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। अच्छा। गाना इशारा आप मेरा समझ ही गए हैं, क्योंकि जब इतनी झूमने वाली बात करी थी हमने सिंगिंग की, तो सिंगिंग बिना तो बात खत्म होगी नहीं। मैं एक गाना सोच के तो आई थी, लेकिन अभी फिलहाल भूल गई कौन सा गाना गाना है। चलिए एक गाना गाती हूँ। जी जी। मेरा जैसे एक सॉन्ग है, मैं वैसे पॉपी सॉन्ग बहुत ज्यादा गाती हूँ। जी जी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने गाया था रेशमा का एक गाना लंबी जुदाई वाला, वो सुना देती हूँ मैं आपको। थोड़ा सीरियस है फिर भी। नहीं नहीं, जो आप सुनाएंगे दिल से। बिछड़े अभी तो हम बस कल
बरसों जिऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। ओ मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। थैंक यू। क्या बात है। मतलब रेशमा जी की आवाज में भी जो एक अल्हड़पन था, हाँ। देसीपन था, मिट्टी की जो महक थी ना, वह वही जो दिल से जब आवाज निकलती है ना तो वो दिल तक पहुंचती है, और वो मैंने आपकी आवाज में महसूस किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कुछ गाने रूह को सुकून देते हैं ना, और कुछ आवाजें भी ऐसी होती हैं। बिल्कुल, रेशमा जी उनमें से खास है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी आवाज में तो ये गाना सुन के सच में वही सौंदर्य महक महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो क्योंकि मोस्टली आपके जो गाने रहे हैं वो झुमाने वाले रहे हैं, पॉप रहे हैं, लेकिन ये गाना जो है ना, ये भी अपने आप में खास बन गया आपकी आवाज में। थैंक यू तो किसी दिन आपके कॉन्सर्ट में भी आपके साथ जरूर शिरकत करेंगे। तो आप यहाँ आए, आज हमारे साथ इतना खूबसूरत समय गुजारा, बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि हम जब बात करने लगते हैं तो कुछ बातें आ जाती हैं सामने, कुछ अनकही भी रह जाती है, तो उनको और फिर कभी शेयर करेंगे। बिल्कुल, जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम।